नमस्कार। हिंदी साहित्य ये सिर्फ कुछ कविताएं या कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये 1000 साल लंबा एक पूरा सफर है। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे शब्दों ने भारत के इतिहास को एक शक्ल दी। अब सवाल ये उठता है कि 1000 साल की इतनी बड़ी साहित्यिक विरासत को, इतने सारे कवियों और उनकी रचनाओं को कुछ मिनटों में कैसे समेटा जाए। देखिए, ये चुनौती बहुत बड़ी है और इसका जवाब हमें उन इतिहासकारों से मिलता है जिन्होंने पहली बार इस विशाल सागर को नापने की हिम्मत की थी। तो साहित्य को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि भाई उसका इतिहास लिखा कैसे गया। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो 1000 साल पुराना साहित्य है ना, उसे इतिहास की तरह देखने की परंपरा कोई ज्यादा पुरानी नहीं है। ये काम असल में 19वीं और 20वीं सदी में ही शुरू हुआ। देखिए, इतिहास लिखने की ये यात्रा भी अपने आप में कहानी है। शुरुआत होती है एक फ्रांसीसी विद्वान गार्सा द तासी से। फिर शिव सिंह सेंगर ने पहला बड़ा भारतीय प्रयास किया। जॉर्ज ग्रियर्सन आए और उन्होंने पहली बार इसे समय के हिसाब से यानी कालक्रम में बांटा। लेकिन असली क्रांति तो तब हुई जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल आए। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि साहित्य सिर्फ कवियों की एक लिस्ट नहीं है, वो तो समाज का आईना है। उन्होंने साहित्य को उस जमाने की राजनीति और समाज से जोड़कर देखा और उनका ये नजरिया आज भी हिंदी साहित्य के अध्ययन की नींव माना जाता है। तो आचार्य शुक्ल ने इस 1000 साल के इतिहास को समझने के लिए हमें एक नक्शा दिया, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया। हमारी आगे की जो यात्रा है वो इसी नक्शे के सहारे आगे बढ़ेगी। शुक्ल जी का ये नक्शा इतिहास को 4 बड़े हिस्सों में बांटता है। पहला, वीर गाथा काल। सोचिए, वो दौर जब कविताएं तलवारों की झंकार और वीरता के किस्सों से गूंजती थीं। फिर आया भक्ति काल, जिसे साहित्य का स्वर्ण युग भी कहते हैं, जब कविता भगवान से बात करने का एक जरिया बन गई। उसके बाद आया रीति काल, जब कविता दरबारों की शान बनी और कला के नियमों में बंध गई। और आखिर में आधुनिक काल, जब साहित्य ने दरबारों से निकलकर आम आदमी की आवाज बनने का सफर तय किया। लेकिन रुकिए, कहानी में एक छोटा सा मोड़ है। शुक्ल जी का ढांचा भले ही आधार बन गया, लेकिन ऐसा नहीं था कि हर कोई उनसे सहमत था। खासकर जो पहला काल था, वीर गाथा काल, उसके नाम को लेकर तो काफी बड़ी बहस छिड़ गई। देखिए, हर नाम के पीछे एक अलग सोच है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि इसे आदि काल कहना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से सिर्फ वीरता पर ही नहीं और भी बहुत कुछ लिखा जा रहा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल का नाम दिया, मतलब वो दौर जब साहित्य के बीज बोए जा रहे थे। ये अलग अलग नाम हमें यही सिखाते हैं कि इतिहास कोई एक सीधी सपाट चीज नहीं है, बल्कि अलग अलग नजरियों का एक संगम है। चलिए अब आते हैं उस दौर पर जिसे जॉर्ज ग्रियर्सन जैसे विद्वानों ने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा, भक्ति काल। ये वो समय था जब कविता सिर्फ कला नहीं रही, बल्कि ईश्वर तक पहुंचने और समाज को बदलने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया बन गई थी। भक्ति काल में मोटे तौर पर 2 बड़ी धाराएं थीं। एक तरफ थी निर्गुण भक्ति, जो ईश्वर को निराकार बिना किसी रूप रंग के मानती थी, जैसे कबीर। और दूसरी तरफ थी सगुण भक्ति, जो ईश्वर के साकार रूप जैसे राम और कृष्ण की उपासना करती थी, जैसे तुलसीदास और सूरदास। इस युग ने हमें ऐसे सितारे दिए जिनकी चमक आज भी कम नहीं हुई है। कबीर, समाज की कुरीतियों पर सीधी चोट करने वाली वो निडर आवाज। जायसी, जिन्होंने पद्मावत में प्रेम की कहानी के जरिए रूहानी सफर की बात की। तुलसीदास, जिनका रामचरितमानस आज करोड़ों दिलों की धड़कन है। और सूरदास, जिन्होंने बाल कृष्ण की लीलाओं को ऐसे शब्दों में पिरोया कि उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाने लगा। भक्ति काल की इस लहर के बाद कविता का मिजाज थोड़ा बदला। अब हम रीति काल में दाखिल होते हैं। यहाँ भक्ति की जगह कलात्मकता और श्रृंगार ने ले ली। कविता अब आम लोगों से ज्यादा दरबारों की शोभा बन गई और शास्त्रीय नियमों के बंधन में बंध गई। तो ये रीति आखिर है क्या? रीति का सीधा सा मतलब है एक तय रास्ता, एक परंपरा। इस दौर के कवियों ने काव्य के बने बनाए नियमों के आधार पर कविताएं लिखीं, जैसे अलंकार क्या होते हैं, रस क्या होता है, नायक नायिका कैसे होने चाहिए, वगैरह वगैरह। और मजे की बात यह है कि इस एक दौर में भी कवियों ने 3 अलग अलग रास्ते अपनाए। पहले थे रीतिबद्ध कवि, जो नियमों पर बाकायदा किताबें लिखते थे। दूसरे थे रीति सिद्ध कवि,
जैसे बिहारी जो नियमों को अपनी कविता में दिखाते थे, सिखाते नहीं थे। और तीसरे थे रीति मुक्त कवि, जैसे घनानंद, जिन्होंने कहा हटाओ सारे नियम और बस दिल से लिखा। बिहारी के लिए तो ये कहावत ही मशहूर हो गई कि उन्होंने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया। मतलब बस 2 छोटी-छोटी पंक्तियों में इतनी गहरी और बड़ी बातें कह दी। ये इस युग की कलात्मकता का शायद सबसे बेहतरीन उदाहरण है। चलिए अब सफर में और आगे बढ़ते हैं और आते हैं आधुनिक काल में। ये वो दौर था जब ब्रिटिश शासन, प्रिंटिंग प्रेस का आना और देश में आज़ादी की बढ़ती चेतना, इन सब ने मिलकर साहित्य को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। अब साहित्य का केंद्र दरबार नहीं रहा, बल्कि आम आदमी और देश बन रहा था। आधुनिक काल अपने आप में कई छोटे-छोटे युगों का एक गुलदस्ता है। शुरुआत हुई भारतेंदु युग से, जिसे हिंदी का पुनर्जागरण कहा जाता है। फिर आया द्विवेदी युग, जिसने आज की खड़ी बोली को संवारा और उसे एक मानक रूप दिया। इसके बाद आई छायावाद की लहर, जहां कविता कल्पना और व्यक्तिगत भावनाओं के पंख लगाकर उड़ी। और फिर प्रगतिवाद और प्रयोगवाद ने साहित्य को सीधे समाज की सच्चाइयों और इंसान के मन की गहराइयों से जोड़ दिया। इस दौर का एक मील का पत्थर था साल 1915। इसी साल चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक कहानी छपी। उसने कहा था, ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, इसने हिंदी कथा साहित्य में पहली बार फ्लैशबैक तकनीक का इस्तेमाल किया था और कहानी कहने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस लंबी यात्रा के बाद चलिए कुछ उन मील के पत्थरों को फिर से याद करते हैं। वो रचनाएं और वो रचनाकार जिनकी आवाज आज भी हमारे बीच गूंजती है। इस सफर की शुरुआत हम मान सकते हैं चंदबरदाई के पृथ्वीराज रासो से, जिसे हिंदी का पहला महाकाव्य होने का गौरव हासिल है और जिसने वीर रस की एक लंबी परंपरा शुरू की। फिर आती है कबीर की वो बेबाक और निडर आवाज, जिनका बीजक सिर्फ कविता नहीं बल्कि समाज और धर्म के पाखंडों पर किया गया एक बहुत तीखा प्रहार है। और भक्ति की इसी धारा को जब मर्यादा का रूप मिला तो तुलसीदास ने रचा रामचरितमानस। ये एक साहित्यिक कृति से कहीं बढ़कर करोड़ों लोगों के लिए एक आध्यात्मिक और नैतिक गाइड बुक है। आधुनिक काल में आकर यही भावनाएं एक नया दार्शनिक रूप ले लेती हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी में ये मानव मन के संघर्ष और दर्शन का एक अद्भुत महाकाव्य है। और आधुनिक दौर की सबसे सशक्त आवाजों में से एक थी महादेवी वर्मा, जिन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। उनकी अद्भुत कृति यामा के लिए उन्हें प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस पूरे सफर के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने वीरता, भक्ति, कला और सामाजिक चेतना की अलग अलग धाराएं देखीं। क्या लगता है, इनमें से कौन सी धारा आज भी हमारी कहानियों में, हमारी फिल्मों में और हमारे समाज पर सबसे ज्यादा असर डालती है? इस पर सोचिएगा जरूर।